वेलकम स्टूडेंट्स, निखर हियर फ्रॉम फातिमा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज रांची। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग लगातार अभी शिक्षा मनोविज्ञान विषय के अलग अलग टॉपिक्स पे डिस्कस कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा पे, जिसका शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया में बहुत ही जबरदस्त प्रभाव रहता है। इस तत्व को समझकर हमें ये समझ भी मिलती है कि कोई मनुष्य कैसे अपने ज्ञान को प्रयोग में ला पाने में सक्षम हो जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी या स्मृति। तो पहले इसके इस वीडियो के कई भाग हो सकते हैं। जरूरत पड़ने पर अगर इसकी लंबाई ज़्यादा हुई तो हम लोग दूसरे अंक में भी इसके कुछ तत्व को शामिल करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आए, काइंडली आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। आप कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में या मेरे पर्सनल नंबर पर या फिर इस वीडियो के लास्ट में अपने कमेंट्स के द्वारा हमें ज़रूर सूचित कीजिए। हमारा प्रयास है कि लॉकडाउन की इस परिस्थिति में आपको आपकी ट्रेनिंग के साथ जोड़ कर रखा जाए। ये तभी संभव होगा जब हमारे एंड से किया गया प्रयास आपके द्वारा ग्रहण किया जाएगा और उसमें जो भी समस्याएं आएंगी उसको हमारे साथ डिस्कस किया जाए। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जो कि स्मृति या मेमोरी के नाम से है। देखिए, मेमोरी या स्मृति जो है वो एक मानसिक क्रिया है, एक मेंटल वर्क है, और इसका आधार बनता है हमारे द्वारा अर्जित किए हुए अनुभव। हम जो कुछ भी अनुभव ग्रहण करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, तो सिचुएशन के हिसाब से उस ग्रहण किए गए नॉलेज को रिप्रोड्यूस करते हैं। उसका रिप्रोडक्शन होता है हमारे माइंड में। हमारे मस्तिष्क का काम फिक्स है। देखिए, शरीर के सारे अंगों का काम निर्धारित है, ठीक वैसे ही हमारे मस्तिष्क का भी काम निर्धारित है। इसमें से एक महत्वपूर्ण काम है इसका मेमोरी, और मेमोरी को रिप्रोड्यूस करना। तो हमारे बहुत सारे जो मानसिक संस्कार हैं, मानसिक संस्कार यानी हमारे मस्तिष्क में जो भी मानसिक क्रियाएं होती हैं उसके काम करने का जो पैटर्न है, तो ये स्मृतियों के द्वारा ही अपने कॉन्शियस फॉर्म में होते हैं, जिसके वजह से हम इनका उपयोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से करने में सक्षम होते हैं। देखिए, स्टर्ट और ओकडन महोदय ने इसके बारे में डिटेल में स्टडी किया। उन्होंने बताया कि जैसे ही हम कोई काम करते हैं, काम यानी जो हमारे सेंस ऑर्गन्स यानी ज्ञानेंद्रियों के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे किसी भी काम को करने के बाद, जैसे किसी चीज़ को छूना, किसी वस्तु को, किसी खाने की चीज़ को चखना, किसी बात को सुनना, नाकों का प्रयोग करना, तरह तरह के स्मेल्स और फ्रेग्रेंस वगैरह को अपने नाक के द्वारा ग्रहण करना, तो ये सारी चीज़ें हमारे सेंस नर्व्स के द्वारा एक्सपीरियंस की जाती हैं, और ये हमारे सेंसरी सेंटर में उन्हीं सेंस नर्व्स के द्वारा पहुंचा दी जाती है। तो जब कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे सेंस ऑर्गन्स से होता हुआ हमारे सेंसरी सेंटर में पहुंचता है, तो वहाँ पर उसकी एक छाप बनती है, उसका एक एनग्राम बनता है, उसकी एक प्रतिमा बनती है, जिसको आप अपने अनुभव की प्रतिमा भी कहते हैं। बहुत बार इसे स्कीमा के रूप में भी समझाने का प्रयास किया गया, हालांकि वो अवधारणा थोड़ी अलग है, लेकिन यहाँ पर भी वो उपयोग में लाई जा सकती है। तो हमारे दिमाग पे एक चिन्ह पड़ता है, एक छाप पड़ती है हमारे किसी भी एक्सपीरियंस का, और यही छाप आगे चलकर मेमोरी ट्रेस के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको आप स्मृति चिन्ह कहते हैं। जैसे किसी चीज को चख करके उसका एक टेस्ट हमने एक्सपीरियंस किया, वो टेस्ट हमारे सेंसरी सेंटर में पहुंच गया, वहां पर उसने अपना एक स्कीमा बनाया, एक एनग्राम बनाया कि ये चीज़ या तो मीठा है या खट्टा है, नमकीन है, व्हाटएवर। अब जब जब उसका रिपीटेशन होगा
तब तक आपकी मेमोरी ट्रेस जो है वो उसको ट्रेस कर लेगी। अगर एक खास तरह का टेस्ट आपको पता चला तो वो बताएगा कि ये नमकीन है, या किसी खास तरह का टेस्ट आपके मेमोरी ने ट्रेस किया है तो वो बता सकता है कि ये खट्टा है। तो बिल्कुल ऐसा ही हमारा मस्तिष्क काम करता है। अब एक मज़ेदार चीज़ ये है कि हमारी मेमोरी में बहुत सारी चीज़ें कॉन्शियस फॉर्म में होती हैं। एट द सेम टाइम मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये सब कुछ आपके कॉन्शियस मेमोरी लेवल पर वर्क कर रहा है। लेकिन कुछ समय के बाद ये चीज़ें आप भूल जाएंगे और वो आपके सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस मेमोरी का पार्ट बन जाएगा। तो मेमोरी को स्टोरेज करने की जगह है सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस मेमोरी। अनकॉन्शियस मेमोरी जो है उसके स्टोरेज की कोई लिमिट नहीं है। उसमें कितना भी जीबी टीबी डेटा आप सिक्योर करके रख सकते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि उसको रिकॉल करना सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तमाम ऐसे हमारे अनुभव रहे हैं, हमारी स्मृतियाँ रही हैं जो अनकॉन्शियस का पार्ट बन गई, लेकिन चाह करके भी हम उसे कॉन्शियस मेमोरी के लेवल पर कन्वर्ट नहीं कर पाते। मेमोरी का वो पार्ट जो ज़रूरत के हिसाब से कॉन्शियस में लाया जा सकता है, स्टोरेज की वो जगह सब कॉन्शियस कहलाती है। लेकिन जो कुछ भी अनकॉन्शियस मेमोरी का पार्ट हो गया उसको रिकॉल करना पॉसिबल नहीं होता है, हालांकि वो हमारे याददाश्त का अभिन्न हिस्सा बनी रहती हैं। इसको ऐसे एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ सकते हैं, जैसे आज से 10 साल पहले, बिल्कुल आज से 10 साल पहले की अगर बात करें तो इसी समय आप क्या कर रहे थे आपको याद नहीं होगा। और हो सकता है कि बर्थडे हो या कोई घर का ऐसा बड़ा फंक्शन रहा हो तो आप इसको याद कर सकते हैं, लेकिन जनरली पॉसिबल नहीं है। एक डेट ऐसा मान लिया जाए और उस डेट को आप इस समय क्या कर रहे थे, आप इसका जवाब देने में सक्षम नहीं है अनलेस एंड अनटिल कि वो डेट किसी इम्पोर्टेंट याददाश्त से ना जुड़ा हुआ। लेकिन उस समय जो कुछ भी आपने एक्सपीरियंस किया वो आपके पर्सनैलिटी का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है अनकॉन्शियस। लेकिन सब कॉन्शियस में जो चीज़ें होती हैं उसको रिकॉल कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़, कोई भी इंफॉर्मेशन पहले सब कॉन्शियस में ही जाती हैं। अगर लंबे समय तक उसका रिपीटेशन नहीं हुआ, उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहा, तो वो अनकॉन्शियस में चला जाता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे पर्सनैलिटी और बिहेवियर पर सबसे बड़ा प्रभाव हमारे अनकॉन्शियस माइंड का ही होता है। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने स्मृति के इस रूप को समझते हुए इससे संबंधित अपनी कुछ परिभाषाएं दी हैं। देखते हैं, उसमें पहली परिभाषा वुडवर्थ महोदय की है। वो कहते हैं कि जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण रखना ही स्मृति है। यानी जो कुछ भी हमने सीख लिया उसको अगर हम याद रखे हुए हैं तो वही हमारी मेमोरी है। ये कहना है वुडवर्थ महोदय का। इसके बाद रायबर्न महोदय की परिभाषा है। उनका कहना है कि अपने अनुभवों को संचित रखने, उनको प्राप्त करने के कुछ समय बाद चेतना के क्षेत्र में पुनः लाने की जो शक्ति हमें होती है उसी को स्मृति कहते हैं। तो रायबर्न महोदय ने इसको थोड़ा और ज़्यादा खोल कर बताने का प्रयास किया कि जो कुछ भी अनुभव को हम स्टोर करके रख रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस के जिस पार्ट को हम स्टोर कर रहे हैं उसको ज़रूरत के समय वापस कॉन्शियस लेवल पर ले आना, हमारी यही शक्ति मेमोरी कहलाती है या फिर स्मृति के नाम से जानी जाती है। तो इन दोनों ही परिभाषाओं को देखकर ये आप समझ सकते हैं कि मेमोरी वास्तव में एक मानसिक प्रक्रिया है जो अपने किसी पूर्व के अनुभव को समय और परिस्थिति में जरूरत के हिसाब से काम में लाने की योग्यता से संबंधित है। इसके साथ साथ जेम्स महोदय ने भी इसकी परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि स्मृति उस घटना या तथ्य का ज्ञान है जिसके बारे में हम कुछ समय तक
माफ कीजिएगा, कुछ समय तक हमने नहीं सोचा है, पर जिसके बारे में हमको यह जानकारी है कि उसका पहले विचार या अनुभव हमने किया हुआ है। तो जेम्स महोदय यहाँ पर बिल्कुल वैसी ही बात कह रहे हैं जैसा रायबर्न महोदय ने किया है कि ये एक ऐसा ज्ञान है जो हमें यह एहसास दिलाता रहता है कि पहले कभी कॉन्शियस लेवल पर हमने इस चीज को सोचा है या फिर एक्सपीरियंस किया है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण परिभाषा स्टाउट महोदय की है। स्टाउट ने कहा है कि स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। मेमोरी इज द आइडियल रिवाइवल। ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी चीज को पुनरावृत्त का मतलब होता है दोहराना। तो किसी भी चीज को दोहराने का किसी भी चीज को जो हम दोहराने की प्रक्रिया अपने मस्तिष्क में धारण करते हैं, ये उसका एक आइडियल फॉर्म है। यानी मेमोरी पुनः किसी चीज को याद करने का एक आइडियल स्वरूप है। मैकडूगल महोदय ने भी इसकी परिभाषा दी है। इनका कहना है कि स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं की कल्पना करना और इस तथ्य को पहचान लेना कि ये अतीत के अनुभव हैं। ये भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि पास्ट में इन चीजों को या इन घटनाओं को इमेजिन या एक्सपीरियंस किया जा चुका है, और हम अगर इसको उसी रूप में आइडेंटिफाई करने में, रिकॉग्नाइज करने में, रिमेंबर करने में सक्षम हो जाते हैं तो यही स्मृति कहलाती है। कुल मिलाकर के जितनी भी परिभाषाएं हैं उसमें से कुछ मौलिक चीजें निकल कर सामने आती हैं। जैसे आप देखेंगे सबसे पहली बात कि यह पुनरावृत्ति है, किसी भी चीज को दोहराना ही स्मृति है। फिर आप देखेंगे कि कोई सीखा हुआ चीज या अनुभव किया हुआ कोई चीज को दोबारा उपयोग में लाना स्मृति है। इसके साथ साथ अतीत में जो कुछ भी कल्पना की जा चुकी है उसकी पहचान करना स्मृति है, और अपने उन सभी एक्सपीरियंस को, उन सभी यादों को कॉन्शियस मेमोरी में ले आना स्मृति है। यानी इन सभी परिभाषाओं का कुल निचोड़ इतना ही है। अब देखते हैं कि स्मृति के कुल कितने प्रकार होते हैं। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इसके बहुत सारे लेवल्स के बारे में डिस्कस किया है। तो पहला जो हमारा प्रकार है स्मृति का वो है व्यक्तिगत स्मृति। व्यक्तिगत स्मृति का मतलब होता है कि ये हमारा अपना अतीत का एक्सपीरियंस है जिसको हम लोग अपने स्मरण में रखते हैं। दूसरा है अव्यक्तिगत स्मृति। इसमें दूसरों के अनुभव को हम अपनी स्मृति में जरूरत के हिसाब से लाते हैं। जैसे आप किसी महापुरुष की जीवनी पढ़ रहे हैं, ये उनकी स्मृति है, लेकिन उसको पढ़ करके आपने एक्सपीरियंस करने का प्रयास किया, तो ये अव्यक्तिगत या इम्पर्सनल मेमोरी कहलाती है। तीसरा है अस्थाई मेमोरी, परमानेंट मेमोरी। तो इसका मतलब होता है कि जैसे किसी भी अपने एक्सपीरियंस को या याद की गई बात को हम जनरली नहीं भूलते हैं, तो ये बच्चों के मुकाबले बड़ों में ज़्यादा देखा जाता है, ज़्यादा पाया जाता है। इसके साथ साथ है इमीडिएट मेमोरी, तात्कालिक मेमोरी। इसको आप कंप्यूटर साइंस के वोलेटाइल मेमोरी के साथ जोड़कर देख सकते हैं। जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जैसे ही वो सिस्टम ऑफ हुआ वो वहाँ से हट जाता है। हालांकि उसका अस्तित्व तो मौजूद है, लेकिन अब वो दिखना बंद हो गया। तो बिल्कुल वैसा ही होता है तात्कालिक मेमोरी। इसमें से बहुत सारी चीज़ों को हम कुछ समय के बाद भूल जाते हैं। इसके बाद है सक्रिय मेमोरी यानी एक्टिव मेमोरी। एक्टिव मेमोरी का मतलब होता है कि अपने किसी अनुभव को वापस अपने कॉन्शियस माइंड के लेवल पर ले आना। जैसे आपको अपने किसी यात्रा का अनुभव करने के लिए बोला जाए, या बचपन की किसी स्मृति के ऊपर लेख लिखने के लिए कहा जाए, तो उस समय आप जिस चीज़ का प्रयोग करते हैं और उस समय आपके माइंड की जो अवस्था होती है वो एक्टिव मेमोरी वाली होती है। इसके साथ साथ है निष्क्रिय मेमोरी। निष्क्रिय मेमोरी का मतलब होता है कि इनको याद करने के लिए हमें किसी प्रकार का प्रयास नहीं करना पड़ता है, पढ़ी हुई चीज़ें आपको अचानक से याद आ जाती है। जैसे अगर अभी आपको
तेनालीरामन की कहानी बताई जाए या कोई फेरी टेल्स की कहानी सुनाई जाए, आप अचानक से उसे याद कर लेते हैं। तो वो आपके मेमोरी में पहले से मौजूद नहीं था, कोई एक्टिव रोल प्ले भी नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही बात उठी तुरंत वो पूरा का पूरा याद आ गया। तो ये निष्क्रिय मेमोरी या पैसिव मेमोरी कहलाता है। इसके साथ साथ है लॉजिकल मेमोरी। तो लॉजिकल मेमोरी को हिंदी में तार्किक स्मृति कहते हैं। जैसे आपने किसी बात को भविष्य पास्ट में हो सकता है कि कोई ऐसी घटना आपके सामने आई हो, उस समय काफी सूझबूझ के साथ विचार विमर्श करके बहुत सारा तर्क करके आपने कोई डिसीजन लिया हो, तो आपका वो डिसीजन आपके साथ बना रहता है, वो आपका वास्तविक डिसीजन होता है। तो उसके आधार पर जो भी मेमोरी निर्मित होती है वो तार्किक मेमोरी कहलाती है। इसके बाद है हैबिट मेमोरी। हैबिट मेमोरी यानी आदत स्मृति। इसमें क्या है कि किसी चीज को बार बार रिपीट करते हुए हम उसको अपने मेमोरी का हिस्सा बना लेते हैं। जैसे बचपन में आपको साइकिल चलानी नहीं आती थी, आपने लगातार उसके लिए प्रैक्टिस किया, या वर्णमाला के किसी लेटर को आपने बार बार लिख करके अभ्यास करने का प्रयास किया, तो आपने जिस तरीके से लिखना सीखा बिल्कुल वैसा ही आपका सिग्नेचर बनेगा आगे चलकर। तो यह आदत स्मृति का हिस्सा है। इसके बाद है यांत्रिक स्मृति। इसको रटंत स्मृति या रोट मेमोरी भी कहते हैं। जैसे आप देखते हैं बचपन में टेबल्स वगैरह याद कराए जाते हैं बच्चों को, तो इसमें आप कोई दिमाग नहीं लगाते, बस उसको रट करके बार बार बोल करके हजारों बार आप रिपीट करते करते उसको सीख जाते हैं। तो मेमोरी का वो हिस्सा और मेमोरी के काम करने की वो प्रक्रिया रटंत मेमोरी या रोट मेमोरी का हिस्सा है। इसके साथ साथ है सेंस इंप्रेशन मेमोरी, जिसको इंद्रिय अनुभव कहते हैं। तो इस स्मृति में क्या होता है कि अपने इंद्रियों का प्रयोग करके अतीत में हमने जो एक्सपीरियंस किया था उसको फिर से हम रिकॉल करते हैं। जैसे हो सकता है कि कोई केमिकल कभी आपके स्किन पे गिर गया और काफी तेज रिएक्शन हुआ। भविष्य में अगर कभी ऐसा होता है तो आपको याद करने की आवश्यकता होगी, आप उस समय दिमाग पर जोर डाल रहे होंगे, लेकिन आपका सेंस ऑर्गन तुरंत बता देगा कि ये उस समय घटना मेरे साथ घटी थी, बिल्कुल ऐसा ही मुझे एक्सपीरियंस हुआ था। हो सकता है वो केमिकल बाद में नाम याद आए, उसके इलाज बाद में याद आए, लेकिन तुरंत आपका बॉडी आपसे कह देता है कि ये वही घटना है। जैसे छोटे बच्चों के साथ देखें, उनकी उंगलियां जब जलती हैं तो जो पीड़ा उनको होती है, तो जब जब उंगलियां जलती हैं तब तक उनको पता चलता है कि ये सेम एक्सपीरियंस है। तो ये इंद्रिय जनित अनुभव कहलाते हैं। इसके बाद जो अंतिम प्रकार बताया गया है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा वो है ट्रू या प्योर मेमोरी, जिसको आप सच्ची या शुद्ध स्मृति कहते हैं। इस स्मृति में क्या होता है कि याद किए हुए तथ्यों को स्वतंत्र रूप से हम पुनः स्मरण कर लेते हैं। यानी जो कुछ भी हमने याद किया था, जिस सीक्वेंस में याद किया था, जिस लय सुर ताल इन सारे चीजों के साथ याद किया था, वो बिल्कुल वैसा ही याद आ जाता है। जैसे हम में से बहुत सारे लोग बहुत सारे अवसरों पर नेशनल एंथम गाते हैं, तो नेशनल एंथम जो हम गाते हैं वो बिल्कुल हूबहू वैसा ही रहता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत दिनों के बाद गाने का सुअवसर प्राप्त होता है, तो उस समय भी आप उसी सुर ताल के साथ क्रमबद्धता के साथ गा रहे होते हैं। म्यूजिक में जनरली ये देखा जाता है, कविताओं के पाठ में देखा जाता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो हूबहू आप बिल्कुल वैसा ही रिपीट करते हैं जैसा आपने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था। तो ये चीज सच्ची या शुद्ध स्मृति कहलाती है। तो स्मृतियों के इतने प्रकार होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि स्मृति के कितने अंग होते हैं। इसमें आप समझेंगे इस टॉपिक के बाद हमें ये धारणा, हमारे मन में ये धारणा विकसित होगी कि स्मृतियों के कुछ खास फंक्शंस होते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया ये मानसिक क्रिया है, तो मानसिक क्रिया है तो ऑब्वियस है कि इसमें कुछ चीजें अनिवार्य रूप से होती होंगी। तो वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती हैं, वही स्मृतियों का अंग कहलाती हैं, यानी फैक्टर्स ऑफ मेमोरी। तो इस क्रम में
वुडवर्थ महोदय की स्टडी है, इन्होंने बताया है कि स्मृति या स्मरण की पूर्ण क्रिया के निम्नलिखित 4 अंग होते हैं। वुडवर्थ महोदय के अनुसार स्मृतियों के 4 हिस्से या इनके 4 फैक्टर या 4 पार्ट्स होते हैं। पहला इन्होंने बताया लर्निंग। तो लर्निंग में ये कह रहे हैं कि अगर किसी चीज को हम सीखते हैं तो वो हमारे स्मृतियों में रहती है, यानी सीखी गई बात ही हमारे स्मृति का हिस्सा बन सकती है। अब डिपेंड ये करता है कि आपने कॉन्शियसली सीखा है या अनकॉन्शियसली सीखा है। अगर आपने पूरी सक्रियता के साथ किसी चीज को सीखा है तो वो आपके मेमोरी का हिस्सा अनिवार्य रूप से बनेगी। इसके बाद जो उन्होंने दूसरा अंग बताया वो है धारण यानी रिटेंशन। आपने जिस चीज को सीखा है उसको आप अपने मस्तिष्क में अगर धारण रखते हैं तो यह स्मृति का दूसरा अंग है। जैसे आपको 5 का टेबल बचपन में याद कराया गया तो आपने उसे सीखा, पहले सीखने के बाद आपने उसे अपने मस्तिष्क में बनाए रखा। जब भी इससे संबंधित कोई कैलकुलेशन हुआ आपने तुरंत उसको प्रयोग में लाए। तो ये धारण करना या रिटेंशन कहलाता है। स्मृति का ये दूसरा प्रमुख अंग है। पहला है सीखना, दूसरा है धारण करना। तो धारण करने से संबंधित कुछ चीजें यहाँ पर हैं, जैसे हम अपने अनुभव को अधिक समय तक धारण करके रख पाते हैं यदि सीखी गई बात को अधिक समय तक स्मरण रखने की जरूरत हमें महसूस हो। दूसरा है कि अच्छी विधि से सीखी हुई बात अधिक समय तक याद रहता है। अगर मान लेते हैं कि चलते चलते हमने इनफॉर्मल वे में कोई चीज सीख लिया है तो मोस्ट प्रोबेबली वो जरूरत के समय हमारा साथ छोड़ जाएगी। तो अच्छे तरीके से सीखना भी जरूरी है। इसके साथ साथ धारण करने की योग्यता बढ़ती है अगर सीखी हुई बात को अधिक से अधिक दोहराया जाए। इसके साथ साथ अगर चीजों को ध्यान से सीखा जाए तब भी वो, अगर मान लेते हैं आपने बहुत ही इंटरेस्ट के साथ काफी ध्यान देकर के किसी कला को सीखा है तो वह आपके मेमोरी का हिस्सा हमेशा बनी रहेगी। इसके साथ साथ है कि अगर कोई कठिन चीज है, कोई जटिल है, कॉम्प्लेक्स चीज है जो आसानी से समझ में आने लायक नहीं है, उसको यदि काफी इंटरेस्टिंग बना दिया जाए और सिंपलेस्ट फॉर्म में आपके सामने प्रस्तुत किया जाए तो उसके धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। आप ज्यादा देर तक उसको धारण रख सकते हैं। इसके साथ साथ काफी ज्यादा अगर दुख पहुंचा हो किसी बात से, या किसी बात से बहुत ज्यादा खुशी मिली हो, किसी चीज से बहुत ज्यादा बुरी तरह से आप डर गए हो अपने अतीत में, या फिर किसी बात से इतनी ज्यादा निराशा हुई हो कि वो आपके मस्तिष्क पर पूरी तरह से अपना पकड़ बना लिया हो, तो वैसे स्मृतियों को आप वैसे ही धारण करके हमेशा रखते हैं, उससे आप अपने आप को मुक्त नहीं करना चाहते। फिर वहां पर मनोविज्ञान का दायित्व काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो धारण करने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसके बाद जो तीसरा अंग है आपके मेमोरी का वो है पुनः स्मरण यानी रिकॉल। पहले आपने सीखा, फिर आपने लंबे समय तक उसको धारण करके रखा, आपने देखा कि उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसके बाद है कि उस धारण की हुई चीज को जरूरत के हिसाब से आपने पुनः अपने स्मरण में ले आया, उसको आपने रिकॉल किया, फिर से बुला लिया अपने माइंड में। तो अगर कोई बाधा क्रिएट ना की जाए तो रिकॉल करना बहुत ही आसान होता है। कुल मिलाकर आप कहें कि अपने अर्ध चेतन या अवचेतन के चीजों को चेतन मन में आप ले आने में सक्षम हो जाते हैं। तो ये मानसिक प्रक्रिया ही है और ये तीसरा अंग है आपके मेमोरी का, रिकॉल करना। और चौथा होता है रिकॉग्निशन यानी पहचान, यानी जिस चीज को आप रिकॉल करने चले थे उसको आपने ठीक ठीक पहचान लिया है। जैसे 5 वर्ष पहले आप किसी फ्रेंड से कहीं पर मिले थे, अगर तुरंत आप अगर उससे मिलते हैं दोबारा 5 साल बाद और तुरंत ही उसके सारे चीजों को रिकॉल कर लेते हैं और सही सही रिकॉल कर लेते हैं
तो यही कहलाता है रिकॉग्निशन। ये एक तरह से ऑथेंटिक बनाता है आपके मेमोरी को। ऐसा नहीं है कि आपने राम नाम के किसी फ्रेंड से मिला था 5 साल पहले दिल्ली में, आज उससे जयपुर में 5 साल बाद मुलाकात हो रही है और आपने उसे राम के बजाय श्याम के नाम से पुकारा और श्याम से संबंधित सारी घटनाएं याद है, यानी वो स्मृति में अच्छे से नहीं आ पाया है। अगर आपने राम को राम के रूप में ही पहचाना, उससे संबंधित सारी चीज़ों का ज्ञान आपको हो गया और आपने तुरंत रिकॉल कर लिया उसको सही सही, तो वो स्मृति का हिस्सा है। कुल 4 हिस्से हैं आपकी स्मृति के, जिसमें आपने पहला देखा किसी चीज को सीखना, दूसरा है सीखे गए चीज को धारण करना, रिटेंशन, तीसरा आपने देखा कि सीखे गए चीज को जो हमने धारण करके रखा था उसको समय आने पर हमने रिकॉल किया, पुनः स्मरण में लाया, और चौथा है रिकॉग्निशन, यानी जिसको भी हमने स्मरण में लाया वह सही सही लाया गया। ये चारों ही चीज बन करके आपकी स्मृति का निर्माण करते हैं। आप कह सकते हैं आपके स्मृति रूपी भवन के ये चारों पिलर्स हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसा है कि आज का हमारा वीडियो का ये अंक काफ़ी लंबा होता जा रहा है। हमारा प्रयास है कि हमारा कोई भी वीडियो काफ़ी लंबा ना हो, तो हम इसे यहीं पर एंड करते हैं। आगे के अंक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अच्छी स्मृति के क्या लक्षण हैं, और अगर सही तरीके से किसी बच्चे को याद कराया जाए ताकि लंबे समय तक उसके स्मृति का हिस्सा बनकर रहे, तो उसके लिए कौन कौन सी टेक्निक्स अपनाई जा सकती है। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में अगले अंक में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।